हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मॉडर्न लाइफ का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मॉडर्न लाइफ के सिनेरियो में लेट्स टेक एन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हाट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर यू सीइंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? क्या चेंजेस आप देख रहे हो? टेक गेसेस। Yes, we are moving from fuel driven cars to EV driven cars, battery driven cars, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज कर सकें. Now with this example, not every company from last 2-3 years अगर हम लोग ने ले तो not every company was moving towards EV. ये चेंजेस तो हम देख रहे थे, बट सब कंपनीज ये चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर रहे थे. पर जो कंपनीज ने ये चेंजेस अडॉप्ट किया, फॉर एग्जांपल टाटा ने ये ईवी का चेंज बहुत जल्दी अडॉप्ट कर दिया. ईवी में दे स्टार्टेड बिल्डिंग अफोर्डेबल कार्स कि 10-15 लाख के रेंज में एक अच्छी ईवी विद अच्छा रेंज मिल जाए. तो इन्होंने क्या किया, एक नए मार्केट सेगमेंट को दे वर एबल टू कैप्चर, एंड ये नया मार्केट सेगमेंट आगे जाके यही पूरा मार्केट हो जाने वाला है. सो व्हाट हैपेंस इज ये एनवायरनमेंट टिल चेंजेस है. देयर आर कंपनीज लाइक मारुति जिनको लगा कि यार ये चेंजेस बहुत टेम्पररी है, जो ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली दिस विल फेड आउट. उन्होंने कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ली, बट आज के दिन में वो थोड़े पीछे रह गए. देर अभी May 25 में देर गोइंग टू लॉन्च देयर फर्स्ट ईवी कार. वेराज अगर आप टाटास वगैरह को देखो तो वो काफ़ी पहले से ईवी कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है वो आप ध्यान में रखते जाओ, एंड वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस प्लान चेंज करते जाओ. अगर जैसे इस केस में टाटा ने क्या किया, ही वॉज उन्होंने अच्छे से स्टडी किया कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, ईवी नया मार्केट प्रोडक्ट आ रहा है, आगे जाके बहुत बड़ा होगा, उन्होंने काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको वो मार्केट कैप्चर करने मिल गया, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी वो डोमिनेट करते रहेंगे. सो दिस एग्जाम्पल. एंड सेकेंड एग्जाम्पल जाए तो क्विक कॉमर्स का है. तो इन मेजर Tier 1 सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया. बट ये एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है, बट ये नए मार्केट की वजह से एग्जिस्टिंग मार्केट में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगे. तो कौन इम्पैक्ट हो रहा है इससे, कितना इम्पैक्ट हो रहा है? अगर आप देखोगे तो रिटेल शॉप्स जो हैं, डी मार्ट्स है, रिलायंस है, इनके जो ग्रॉसरीज है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं. यस, इम्पैक्ट हो रहे हैं. किराना स्टोर्स, मेजर इम्पैक्ट उनको हो रहा है. किराना स्टोर्स में देर आर सो मेनी किराना स्टोर्स दैट हैड टू शट डाउन जस्ट बिकॉज ये जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट एंड फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये इतने क्विक कॉमर्स में मार्केट में इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो यू हैव टू बी सीइंग बिजनेस अराउंड. तो जैसे जोमेटो को भी क्या हुआ, जोमेटो को भी दिखा कि क्विक कॉमर्स का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, गोइंग फॉरवर्ड दिस वुड बी द बिगर मार्केट. तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए व्हाट दे डिड वाज दे एक्वायर्ड ब्लिंकिट एंड क्विक कॉमर्स को अपने अंदर जोड़ दिया, जोमेटो के अंदर जोड़ दिया. सो दिस इज व्हाट इज कि आपको यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. अब आपको समझ गया बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो दैट इज एक टॉपिक जो है विच इज क्वालिटी मैनेजमेंट. सो इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ठीक है. नाउ बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस, ये बिजनेस मॉडर्न एनवायरनमेंट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, वो हम कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें. एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट टू नोटिस इज कि हमारा मार्केट बहुत पहले शिफ्ट कर गया है फ्रॉम सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट. आज के दिन बायर्स डिक्टेट करते हैं प्राइसेस, रिस्पॉन्स टाइम्स, क्वालिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें आज आज के दिन पे एक बायर डिसाइड करता है. पहले ये सारी चीज़ें डिक्टेट की जाती थी सेलर्स से. सेलर्स डिसाइड करते थे प्राइस. आज के दिन में बायर्स देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस कम दिख रहा है, जहाँ पे भी कम दिख रहा है हम वहाँ से बाय कर देंगे. जहाँ पे भी डिलीवरी टाइम कहीं पे 5 डेज दिख रहा है, कहीं पे 3 डेज दिख रहा है, तो जहाँ पे 3 डेज दिख रहा है वहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे. आज के दिन में कस्टमर इज़ द वन हु डिसाइड्स कि कहाँ पे क्या प्राइस होनी चाहिए, कब उनको प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. तो द मार्केट हैज़ टोटली मूव फ्रॉम सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट. ठीक है. एंड ओवर ईयर्स के कुछ रीजंस दिए हुए, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं हम क्या रीजंस है. सो ग्लोबलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको पता है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट आई है, अमेजोन से आया है, ई कॉमर्स कल्चर लेके आया है, तो ये सारे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है एंड देन मार्केट ओपन हो जाता है. देन वी हैव फियर्स कंपटीशन. आज के दिन में क्विक कॉमर्स में देर इज जेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स, देन देर इज स्विगी, इंस्टामार्ट, है ना, एंड ब्लिंकिट. तो 3-4 कॉम्पिटिटर्स तो यहीं पे हो गए. देन global access capacities, managerial methods, आज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज. आज के दिन में कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी हो, कोई उस चीज़ का डेटा बहुत इजीली आज के दिन में चैट जीपीटी, गूगल के थ्रू आपको मिल जाता है. देन टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज. आज के दिन में इंपोर्ट वगैरह भी कराना हो दूसरे कंट्री से, वो करना होगा तो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंस हो गए. तो देर इज़ ईज एंड टाइमली अवेलेबल हो जाते हैं आप विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स. तो वो आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि पहले का प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीमलाइन नहीं थे. ईज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल. ओके, नाउ कमिंग टू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज एन गुड टॉपिक. यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में सबसे पहले समझेंगे कि क्वालिटी किस चीज़ क्या होता है. सो क्वालिटी इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैकडी में बर्गर खाने जा रहे हो, अपने बर्गर है, आपके आपके दिमाग में एक सेट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि यार ये बर्गर इतना टेस्टी होना चाहिए. आप जैसे ही वो खाते हो एंड वो मज़ा आता है तो आप सेटिस्फाइड फील करते हो, राइट? तो आपके एक्सपेक्टेशंस जब मीट होते हैं, दैट इज़ व्हेन इज कॉल्ड एज क्वालिटी. तो बीट एंड ये क्वालिटी अक्रॉस है. अगर आप कपड़े वगैरह भी ले, कपड़े कंफर्ट अगर आपको चाहिए, आप कंफर्ट, तो आप वो ब्रांड्स में जाओगे, आप चौकी खरीदोगे फॉर कंफर्ट, होम वेयर्स के लिए, एंड जैसे वो आपको कंफर्ट फील होगा आपको क्वालिटी फील होगी. तो जब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कस्टमर मीट्स, दैट इज नोन एज क्वालिटी. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, जो कस्टमर का हमारा एक्सपेक्टेशन है, उस कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हमको जो जो खर्चे करने होंगे, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का जनरल परसेप्शन, अब इसमें मल्टीपल पार्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज कि जनरल परसेप्शन क्या है, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है, देन ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, देन व्हाट आर द स्टेप्स, एंड लास्ट में कंक्लूजन. ये 5 स्टेप्स में हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कवर करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज जनरल परसेप्शन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जनरल परसेप्शन क्या है कि कॉस्ट, जनरल व्यूज़ क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे, कि जितना हायर प्राइस रहेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी रहेगी. ठीक है. हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी, कि हम लोग क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे तो प्राइस भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. सेकेंड इज कि जितने से हमको उसका बेनिफिट होगा, उससे कम हमारा वो होगा. जितने से कॉस्ट बढ़ेगा उससे कम हमको बेनिफिट होगा. इज व्हाट हायर क्वालिटी मीन्स. हायर क्वालिटी यहाँ पे देखते हैं. हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट. ठीक है. एडिशनल बेनिफिट्स दैट आर गेन फ्रॉम इम्प्रूव्ड क्वालिटी डज नॉट कंपनसेट फॉर एडिशनल एक्सपेंस. ठीक है. सेकेंड आते, सेकेंड जो व्यू है कि जो जापानीज व्यू बोलते हैं, इसको जापानीज व्यू क्यों बोलते हैं? कि जापानीज जो बिलीव करते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे हमारी क्वालिटी बढ़ती जाएगी उतना हमारा कॉस्ट कम होता जाएगा, और हमारा रिजल्टेंट बेनिफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा जितना हमारा कॉस्ट इनकर होगा. फॉर एग्जाम्पल सोनी ले लो. सोनी ने अपनी क्वालिटी इंप्रूव की. अब उससे क्वालिटी इंप्रूव करने से क्या हुआ, जब भी उनका जो भी प्रोडक्ट है, पहले क्या हो रहा था, वो प्रोडक्ट खराब हो जा रहा था तो उसको रिपेयर करना पड़ रहा था, बैचेस खराब निकल रहे थे तो उनको वापस से पूरा ओपन करके रीवर्क करना पड़ रहा था, तो उनका काफ़ी कॉस्ट लग रहा था. बट जैसे ही वो क्वालिटी इंप्रूव कर दी, वो क्वालिटी प्रोसेस इंप्रूव कर दी, इंजीनियरिंग इंप्रूव कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिफेक्ट्स कम हो गए. डिफेक्ट्स कम हो गए तो रिवर्क जो उनको कैमरास में करने पड़ रहे थे वो इवेंचुअली कम हो गए. तो दिस इज बिलीव्ड बाय द जापानीज, द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी. ठीक है. एंड द थर्ड इज की क्वालिटी कॉस्ट. क्वालिटी कॉस्ट वही है कि जब जब आपने पहली बार कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आप जो भी उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट इंकर कर रहे हो वो आपका क्वालिटी कॉस्ट हो जाएगा. ये क्यों? क्योंकि आपने जो भी उसमें इम्प्रूव करोगे, उसका डिज़ाइन इम्प्रूव करोगे, उसका मटेरियल क्वालिटी इम्प्रूव करोगे, तो वो सारे क्वालिटी कॉस्ट में हो जाएंगे. ठीक है. क्वालिटी कॉस्ट आर दोज that are incurred in excess that would have incurred if the product was built or the services was performed exactly right
एग्जैक्टली राइट द फर्स्ट टाइम, जैसा फर्स्ट टाइम हमने किया था वैसे ही एग्जैक्टली उसके ऊपर जो भी हम लोग कॉस्ट, एक्सेस कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ COQ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट समझने के लिए एंड यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ COQ में हमने पढ़ लिया कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट हमको इंकर करना पड़े, दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कि प्रोडक्ट बनने के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट बनने के बाद अगर क्वालिटी में इश्यूज आते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स कि एक मैन्युफैक्चर से पहले और एक मैन्युफैक्चर होने के बाद। जो मैन्युफैक्चर होने के पहले जो है, तो मैन्युफैक्चर होने के पहले का जो बोलते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, एंड मैन्युफैक्चर होने के बाद जो होता है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ना व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में मैन्युफैक्चर के पहले आप करते हो, तो मैन्युफैक्चर के पहले आप क्या क्या कर सकते हो। मैन्युफैक्चर के पहले आप दो चीज़ें कर सकते हो, दैट इज प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, प्रिवेंशन इज जब जब आपका मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले ही, मतलब ये क्या है, ये टोटली पूरा मैन्युफैक्चर होने से पहले का है। तो इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने स्टार्ट होने से पहले ही जो आप कॉस्ट इंकर कर सकते हो टू इंश्योर क्वालिटी, जैसे एप्पल करता है। व्हाट डज एप्पल डू, एप्पल क्या करता है, वो अपने सप्लायर्स का ऑडिट करता है। तो जो भी सप्लायर्स उस वो रॉ मटेरियल खरीदता है अपने सप्लायर से, वो उनका पहले ऑडिट करता है कि वो अपने रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनके सिस्टम्स कैसे हैं, उनके प्रोसेसेस कैसे हैं। तो ये सब ऑडिट करने के बाद ही वो अपने सप्लायर्स को फाइनलाइज करते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस विल इंश्योर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे ही क्वालिटी इंजीनियरिंग में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो मशीनरी सेटअप्स है वो कैसे एफिशिएंटली क्वालिटी, जहाँ पे भी आपकी इनएफिशिएंसीज हैं, ड्रॉबैक्स है आपकी मशीनरी के प्रोसेस में, उसको कैसे ऑप्टिमम किया जा सके, उसको कैसे चेंजेस किया जा सके जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्रीज हो जाए। तो दीज आर कॉस्ट, इसमें देख लेते हैं। These are costs incurred to avoid quality problems. They are planned and incurred before the actual operations and are associated with design, implementation, and maintenance of the quality management system. ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, क्वालिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे बोइंग इज एन एयरलाइन कंपनी जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है। अब वो क्या करते हैं, वो एयरक्राफ्ट जब बनाते हैं वो अपने स्टाफ्स को काफ़ी ट्रेन करते हैं, बिकॉज एयरक्राफ्ट इज़ वेरी सेंसिटिव। एक गलत इक्विपमेंट कहीं पे लग गया तो दैट कुड हैव अ मैसिव इम्पैक्ट, लाइफ्स के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, ब्रांड्स के रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई दे ट्रेन अ लॉट, बोइंग ट्रेन्स अ लॉट देयर एम्प्लॉयज़, ताकि वो एफिशिएंटली वो अपने काम कर सके। ठीक है, देन देयर आर क्वालिटी ऑडिट्स, जैसे सप्लायर ऑडिट्स हो गया जो एप्पल करता है। ठीक है, देन डिज़ाइन रिव्यूज़ एंड देन दिस क्वालिटी प्लानिंग, कि आप प्लानिंग में भी कैसे क्वालिटीज़ को इंकॉर्पोरेट कर सके कि दिस क्वालिटीज़ विल हेल्प अस टू इंश्योर कि मतलब हमारा प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट हो, बेस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करे। ठीक है, देन वी हैव क्वालिटी रिपोर्टिंग, क्वालिटी सर्कल्स, फीड ट्रेड्स। क्वालिटी सर्कल्स नथिंग जस्ट कि एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ बना देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे काम करते हैं, जो कि आपको एडवाइस देंगे कि इंटरनल स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कहाँ पे हम लोग मीट कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़। सो दिस इज नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट। नाउ कमिंग डाउन टू अप्रेजल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट इज ड्यूरिंग द, मतलब ये मॉनिटरिंग और आपका ये डिटेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट को, कि आप डिटेक्ट कर लो कि यार यहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, मॉनिटर करो कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, कहाँ पे क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इट्स ऑल ऑफ मॉनिटरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब मॉनिटरिंग कॉस्ट में आप क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कॉस्ट में आपके इंस्पेक्शंस हो जाते हैं ठीक है, और प्रोसेसेस कैसे हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपका कैसा बन रहा है, प्रोसेस आपके प्रोसेस में कहाँ पे इनएफिशिएंसीज है, आपके फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या इनएफिशिएंसीज हैं, एंड इंस्पेक्शंस में कि आप प्रोसेस इंस्पेक्शंस कर लो, प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस कर लो, देन यू कैन इंस्पेक्ट पैकेजिंग्स।
तो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे मोस्टली ऑडिट्स हो रहा था, क्वालिटी ऑडिट्स कर रहे थे, फिर क्वालिटी इंजीनियरिंग कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। Now, appraisal costs, these are costs associated with measuring and monitoring activities related to quality. Measuring and monitoring. तो मॉनिटर करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, तो इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं, करेक्ट। अप्रेजल कॉस्ट incurred to determine the degree of confirmation of quality cost, measuring and evaluating, measuring, evaluating और auditing, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड इज पैकेजिंग इंस्पेक्शन, ठीक है, कि पैकेजिंग का इंस्पेक्शन करना कि पैकेजिंग सही से हो रहा है कि नहीं। देर वन इंसिडेंट आई शेयर यू, कोको कोला कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होता है, नेस्ले के बाद, नेस्ले भी बता रहा हूँ, कोको कोला, तो कोको कोला में क्या हुआ, वहाँ पे उनको एक सेट ऑफ मतलब बैच मिला, जहाँ पे उनका हर बैच में एक एक सैम्पल्स लेके वो चेक करते हैं। तो वो सैम्पल्स लेके चेक करते तो उसमें मिला कि जो लेबल लगता है वो कैंस पे, वो सही से नहीं लगा, ठीक है। तो दैट इज थ्रू इंस्पेक्शंस वो पता चलता है कि ओके मतलब ये बैच ही पूरा खराब हुआ जिसमें वो पूरे लेबल्स ही नहीं लगे। नेस्ले भी क्या करता है, नेस्ले भी जो लॉट्स होते हैं, वो बैच होते हैं, वहाँ पे सैम्पल्स लेते हैं एंड दे इंश्योर कि वो सैम्पल्स में वो क्वालिटी चेक्स करते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ इंस्पेक्शंस में, ठीक है। देन प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, की फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं, सही क्वालिटी, सही स्टैंडर्ड्स, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, सही क्वालिटी में है कि नहीं, वो सब चीज़ें। प्रोसेस एक्सेप्टेंस इज समवॉट सिमिलर। प्रोसेस एक्सेप्टेंस में हम ये देख रहे हैं कि प्रोसेस जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में है वो सारे इनलाइंस है, कहीं पे कोई इनएफिशिएंसीज नहीं है, ड्रॉबैक्स नहीं है, जहाँ पे ठीक करना हो वहाँ पे ठीक भी कर सके, ठीक है। आउटसाइड सर्टिफिकेशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके अप्रेजल कॉस्ट में कवर हो जाती है। देन आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अभी हमने पढ़ लिया कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर एज वेल। तो इसमें ना दो टाइप के फेलियर्स काउंट करते हैं, एक होता है कि इंटरनल फेलियर और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर। ना अब इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर क्या, अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर से पहुंचने से पहले ही हमको डिटेक्ट हो जाए कि ये प्रोडक्ट फॉल्टी है, या प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स है, डिज़ाइन में डिफेक्ट्स है, या मटेरियल में डिफेक्ट है, कुछ भी डिफेक्ट हमको पता चल जाए, दैट इज़ नोन एज इंटरनल। एंड जैसे ये कस्टमर के पास पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं कि सारे प्रोडक्ट जो हम परचेज करते हैं और जो हमको मिलता है वो सारे डिफेक्ट फ्री होते हैं, ऐसा तो नहीं होता, उसमें भी डिफेक्ट्स होते हैं, इसलिए वो रिटर्न्स होते हैं, वारंटीज होते हैं, तो ये सारे आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एज नोन एज कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ फेलियर। तो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ फेलियर इज नथिंग, जब आपको कंज्यूमर के पास ये पहुंच जाए तब वो एक्सटर्नल हो जाए, और कंज्यूमर पहुंचने से पहले अगर हम लोग ये डिटेक्ट कर ले तो दैट इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जिस टॉपिक से। डिफेक्ट्स, these are cost, internal failure cost associated with defects found before the customer receives the product or services, ठीक है। These costs occur when the product does not meet the design quality standards. Deficiencies are caused by both errors in the product and inefficiencies in the product. प्रोसेस में भी फॉल्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में भी फॉल्ट हो सकता है। एनी इनएफिशिएंसीज दैट आर कॉट बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू कंज्यूमर इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट के रिपरकशंस क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है स्मार्टफोन्स का, स्मार्टफोन के एक बैच में आपको मिला कि यार इसका तो हमारा क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ही खराब है, डिस्प्ले ही इज फॉल्टी। तो जैसे ही आपको पता चला डिस्प्ले फॉल्टी है, आपको क्या करना पड़ा, वो 1000 मोबाइल स्मार्टफोन्स का जो बैच था, आपको सारे मोबाइल फ़ोन्स को ओपन करना पड़ा, वहाँ पे फॉल्टी पार्ट्स को रिपेयर करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, करेक्ट। जो आपने चेंज किया, पुराना पार्ट निकाला, वो क्या हो गया, स्क्रैप हो गया,
ठीक है, एंड आपने ये जो पूरा एफर्ट्स लगाए कि 1 लाख बैच को फिर से एक एक करके मैनुअली ओपन करना है एंड देन उन सब चीज़ों को ठीक करना, दिस इज नोन एज रीवर्क. सो दीज आर नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट, कि हमारे प्रोसेस या प्रोडक्ट्स में इनएफिशिएंसीज है जिसकी वजह से हमको ये कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है. तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. These are scrap, then we have rework, retesting, downtime. Downtime is nothing but मशीनरी का आप सही से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, मेंटेनेंस नहीं हो रहा तो मशीनरी में डाउन टाइम आ जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पा रहा है, 2-2 घंटे मशीनरी डाउन पड़ी हुई है, तो कॉस्ट इंकर हो रहा है. करेक्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें वो नहीं कर पा रहे, उस पर डिले हो रहा है बिकॉज हमारी मशीनरी बंद पड़ी हुई है. तो दीज आर नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट. अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको कंज्यूमर के पहुंचने के बाद अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ठीक है. दीज आर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इंकर्ड टू रेमिडिएट डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय द कस्टमर्स. ठीक है. After the product or services is delivered and defects are found, then it is an external failure cost. तो कंज्यूमर के पास पहुंच गया, उसके बाद अगर डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो रहा है तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स. ये मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में होता है. वोल्क्सवैगन का हुआ था यूएस इंसिडेंट्स में, जहाँ पे उनको पूरा पूरा बैच वापस बुलाना पड़ा था उनके ऊपर फिर से काम करने, तो पूरा पूरा बैच रिकॉल करना पड़ता है आपको. ठीक है. रिटर्न एंड अलाउंसेस, आपको रिटर्न्स बढ़ जाते हैं इसकी वजह से. डिफेक्ट्स कंज्यूमर दिख रहे हैं, उन लोग वापस करते रहे. फॉर एग्जांपल टी शर्ट आपने ऑर्डर किया, उसकी स्टिचिंग्स प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे. देन यू हैव वारंटीज, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, अगर कंज्यूमर को क्वालिटी डिफेक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको रिपेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो दीज आर कॉस्ट. ठीक है. फिर लॉस्ट ऑफ मार्केट शेयर आप लूज कर जाओगे, कस्टमर सपोर्ट उतना बढ़ जाएगा आपका. तो दीज आर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा उतने आपके ये सारे कॉस्ट की वजह से बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो अब हमने समझ गया कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में देयर आर 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज आपका प्रिवेंशन कॉस्ट, सेकेंड इज अप्रेजल कॉस्ट. एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में भी देयर आर 2 पार्ट्स, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ठीक है. तो नाउ वी नो COQ अगर हम लोग देखें, दैट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विच इज़ नथिंग जस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को ही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फेलियर. ठीक है. इसमें हो जाता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एग्जाम में आपको क्या पूछ सकते हैं MCQ में? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल के बताओ, या पूछ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो एनी विच वेज पूछ सकते हैं. या तो कंपोनेंट्स पूछ ले कि आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या है, या ओवरऑल भी पूछ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना है. तो आपको ये पार्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है. इलस्ट्रेशन 1 पे आते हैं. ठीक है. स्मॉल इलस्ट्रेशन जल्दी से कवर कर लेते हैं. सो एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ प्रैक्टिकली भी ये कैसे काम करता है. ठीक है. लिव वेल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी that produces a wide range of consumer products for home consumption. Among from the popular products are its energy efficient and environmental friendly LED lamps. The company has quality control departments that monitors the quality of the production. As per the recent cost of poor quality report, the current rejection rate of LED is 5% of units. 5,000 units of input go through the process each day. Each unit that is rejected results in a 200 loss to the company. 200 loss to the company. These are important lines कि हमारा 5% यूनिट्स जो होता है वो करंट रिजेक्शन रेट में है. ठीक है. 5,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं ईच डे में. ईच यूनिट का जो भी होता है लॉस जो होता है वो 200 होता है. The quality control department has produced few changes to the inspection process that would enable the early detection of the defects. ठीक है. This would reduce the overall rejection rate from 5% to 3%. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? अभी तक हमको पता है कि 5% जो यूनिट्स है
वो हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड हम कितना प्रोड्यूस करते हैं 5000 यूनिट्स ईच डे, उसका 5% हमारा रिजेक्ट हो जाता है। टीम ने एक क्वालिटी इनोवेशंस पे काम किया एंड देन लाया कि हमारा एक इंस्पेक्शन प्रोसेस हम ला सकते हैं जिससे हमारा ये जो डिफेक्ट्स है वो 5% से कितने से गिर जाए, 5% से 3% गिर जाए, ठीक है। बट इसका कुछ कॉस्ट भी होगा कि द कॉस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी टू 15,000 ईच डे। तो जो हमारा खर्चा लगेगा वो लगेगा 15,000 ईच डे, ठीक है। एनालाइज द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड सजेस्ट इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो इसमें पता है कि हमको कुछ बेनिफिट हो रहा है और हमको कुछ खर्चा भी बियर करना पड़ रहा है। तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि खर्चा ज़्यादा है या फिर बेनिफिट ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पे हमको स्ट्रेट अवे क्या निकालना पड़ेगा कि हमारे यूनिट्स कितने, 5000, 5000 के डिफेक्टिव यूनिट्स कितने आ रहे हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स 5000 का आप निकालो 5%, विच इज़ 250 यूनिट्स, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी का कॉस्ट कितना हो रहा है, पुअर क्वालिटी का कॉस्ट कितना हो रहा है, तो ये तो 200 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग रिड्यूस कर देंगे 5%, हम पूरा एलिमिनेट नहीं करें कि पूरा तो हमारा वो नहीं होगा, हमारा 2% से कम हो जाएगा, करेक्ट। तो 5000 का अगर हम लोग 2% से कम करें तो हमारे कितने यूनिट्स आ जाएंगे, जो हमको बेनिफिट होगा वो होगा 100 यूनिट्स, ठीक है। अब बेनिफिट कितना हुआ, हमारे 100 यूनिट्स बच गए खराब होने से, और हर खराब यूनिट्स के हमको कितने लॉस होता था, 200 रुपये, विच कम्स टू कितना 20,000। हमारा खर्चा कितना है, कॉस्ट कितना आ रहा है 15,000। तो इससे क्या हुआ, इससे हम अगर देखें कि हमारा बेनिफिट जो हो रहा है वो 20,000 का हो रहा है और जो हमको कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है वो 15,000 का हो रहा है। तो नेट बेनिफिट जो इसको जिससे हमको मिलेगा वो मिलेगा 5,000। तो ये हम देख लें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो हमको नेट बेनिफिट दिखेगा वो 5,000 से दिखेगा, कूल है। द सेकेंड इज कि आफ्टर implementation, analyze the maximum rejection rate beyond which the process ceases to be beneficial, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको निकालना है कि कहाँ तक बेनिफिट होता है, कि जिसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, बेनिफिट कम हो जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रेट अवे इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए क्या स्ट्रेट हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है, हमारा कॉस्ट जो लग रहा है वो 15,000 लग रहा है, करेक्ट। तो हमको मिनिमम कितना चाहिए, 15,000 का बेनिफिट चाहिए, करेक्ट। तो कोई भी जो भी हमारा x नंबर ऑफ यूनिट्स होगा मल्टीप्लाइड बाय 200 शुड गिव मी 15,000, करेक्ट। तो x विल बी व्हाट 15,000 डिवाइड बाय 200। तो अगर हम लोग 15,000 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो कितने यूनिट्स आ जाते हैं, 75 यूनिट्स। एंड परसेंटेज टर्म्स में अगर हम लोग करें तो 75 डिवाइडेड बाय 5,000 तो कितना आ जाएगा 1.5%। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग निकाले कि कितने यूनिट्स होते हैं जिससे हमारा बेनिफिट 15,000 में हो जाता है, क्योंकि इससे अगर कम जाएगा तो हमको कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिट कम होगा। दैट कम्स टू 75 यूनिट्स। 75 यूनिट्स को परसेंटेज टर्म्स में अगर हम लोग करेक्ट करें तो 1.5, विच मीन्स हमारा 1.5 का मिनिमम इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमारा करेंट रेट जो चल रहा है वो 5% चल रहा है और हमको चाहिए मिनिमम 1.5, तो हम लोग को प्रपोजल को मिनिमम
हमारा जो रिजेक्शन रेट है वो नीचे जाना चाहिए 3.5%। कि हमारा रिजेक्शन रेट 5% से था, हमको चाहिए कि 1.5% में हमको 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स हमारा रिजेक्शन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल, हमारा जो रिजेक्शन रेट है दैट शुड गो डाउन बाय 3.5%, 3 नॉट 3.5 तक, यह है 2 3.5%। ठीक है, बाय नहीं है, 2 है कि 3.5% तक चले जाना चाहिए। अगर 3.6% हो गया, 3.7 हो गया तो वो हमारे लिए लॉस होगा। जितना 3.5 से नीचे जाते जाएगा उतना हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो मिनिमम हमको रिजेक्शन रेट जो चाहिए वो 3.5 का चाहिए। ठीक है, कूल है। देन आता है ऑप्टिमल सीओक्यू। तो अब हमको पता है, अब क्या होता है जब टोटल कॉस्ट है, तो फॉर एग्जांपल जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को में बेटर करते जाए, हम क्वालिटी ऑडिट्स लेके आए, हम क्वालिटी इंजीनियरिंग लेके आए, क्वालिटी प्रोसेसेस लेके आए, इंस्पेक्शंस करें, मॉनिटर करें, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बढ़ता जाएगा। बट उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम होता जाएगा। करेक्ट। क्यों कम होगा? बिकॉज इंस्पेक्शन में ही आप डिफेक्ट्स पकड़ लोगे, आप क्वालिटी में ही इंश्योर करोगे कि बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी जाए। तो ये सब जब आपका होगा तो आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बढ़ जाएगा बट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगा। एंड सेम वीज द डे यू डिसाइड एज अ मैन्युफैक्चरर कि यार नहीं, इंस्पेक्शन कम कर देते, थोड़ा रॉ मटेरियल में उतना इंस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप, और इन जनरल जो प्रोसेसेस में होने चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होने चाहिए प्रोसेसेस, उसमें आप नहीं देख रहे हो, तो उसके लिए जैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकलेंगे। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकलेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये चार्ट से हम लोग वही देखते हैं। तो ये चार्ट वही बोलता है कि हमारा जैसी जैसी कॉस्ट ऑफ ये आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्फर्मेंस विच इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, आपका जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एकदम हाई रहेगा, आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ज़ीरो रहेगा। एंड आपका जैसी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी नीचे जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो सर ऑप्टिमम कब होगा, कौन सा पॉइंट ये है? देखो, दो पर्सपेक्टिव होते हैं ऑप्टिमल सीओक्यू के लिए। फर्स्ट पर्सपेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम वो देखेंगे कि हमारा कहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कॉस्ट जो होगा वो यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है। ठीक है, ये जब हम करेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में भी कम खर्चा हो, मतलब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में यहाँ तक खर्चा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में भी एक एक्सटेंट तक कम खर्चा हो रहा है, एंड हमारा टोटल कॉस्ट जो हो रहा है वो सबसे कम है। इसके बियॉन्ड अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कम करते जाएंगे तो भी हमारा कॉस्ट बढ़ते जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे तो भी हमारा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे हमको ऑपरेट करना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो, टोटल कॉस्ट हो मिनिमम। दैट इज नोन एज ऑप्टिमल सीओक्यू। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। अब नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वही होगा कि यही चीज़ को हम लोग देखेंगे कि एज अ कंज्यूमर क्या, एज अ मैन्युफैक्चरर क्या होना चाहिए, हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जीरो होना चाहिए। हमारा मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कंज्यूमर तक खराब प्रोडक्ट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे लॉस ऑफ सेल भी हो सकता है, कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या इंश्योर करेंगे कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जीरो होनी चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल सीओक्यू। देन ये आपके सिनेरियो गो थ्रू कर सकते हो, इसमें सेम ही है जो हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देना रहेगा आपको आंसर्स, एंड इसको आप एक बार रीडिंग मार के भी जा सकते हो। नाउ स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पी एफ मॉडल क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारे गैदर कर लो। अब वो गैदर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली मेरे कॉस्ट में कितना इम्प्लीकेशन है, या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना एप्लीकेबल है। तो एजम्पशन नीड्स टू बी अप्लाई सम assumptions टू द डेटा इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द डेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गैदर इन्फॉर्मेशन आप कर लो। ठीक है, सेकेंड इज क्वांटिफाई द डेटा। ठीक है, नाउ द थर्ड इज कि बेस्ड
चार्ट द डेटा बेस्ड ऑन द 4 एलिमेंट्स लिस्टेड अबव एंड स्टडी इट। तो 4 एलिमेंट्स का हमने क्या पढ़े, वही प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पुअर क्वालिटी, उसके अंदर प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। अब बाइफरकेट कर दो और देख लो कि कहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है एंड देन यू कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा, आपका फोकस मान लो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप जितने भी रिसोर्सेज हो गए वो आप कहाँ पे लगाओ, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एलोकेट द रिसोर्सेज टू कॉम्बैट द वीक स्पॉट्स। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप वो कर दोगे, ठीक है। एंड डू द स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। रेगुलरली इवैल्यूएट करेंगे तो फर्स्ट थिंग क्या है, सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, क्वान्टिफाई कर लेंगे, देन फिर उसको एनालाइज करेंगे कि हमारा कहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, लिस्ट कर देंगे, एनालाइज करेंगे। देन फोर्थ इज कि हम लोग एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज में, एंड फिफ्थ इज कि ये स्टडी को हम लोग रेगुलर करेंगे सो दैट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सके एंड एक लेवल के बाद हम लोग पीक में पहुंच सके, ठीक है। एंड लास्ट इसकी कंक्लूजन में इट्स नथिंग, जस्ट हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो हम कॉस्ट देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी बहुत ही ऊबर लेवल है। मतलब आप जब आइसबर्ग देखोगे तो टिप ऑफ आइसबर्ग बहुत छोटा होता है बट नीचे बहुत पोर्शन उसका बहुत बड़ा होता है जो अंडर द सी लेवल होता है। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन में वही है कि क्वालिटी, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आर हिडन। तो अगर आप देखोगे कि ऊपर से आपको दिखेगा कि रिवर्क कर रहे हो, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, कस्टमर रिटर्न्स है, रिकॉल्स करना पड़ रहा है, बट अगर इफ़ यू गो डीप इनफ तो आपको मिलेगा कि बहुत चीज़ें आपकी प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है, लेट पेपर वर्क हो रहा है, ठीक है, फिर अनयूज कैपेसिटी पड़ा हुआ है, डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, एक्सेसिव एम्प्लॉय फ्लक्चुएशंस हैं, प्लानिंग डिलेज हैं। तो ये सब प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको जो ऊपर के प्रॉब्लम्स हैं जैसे रिजेक्शंस हैं, रिकॉल्स हो रहे हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो रहे हैं, तो ये सारे कॉस्ट की वजह से भी वो आपकी रिजल्ट वाले कॉस्ट करते हैं। सो ये आपका हो जाता है COQ कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे बट एज ऑफ नाउ COQ तक क्लोज करते हैं। इसमें आप एक इलस्ट्रेशन देख गो थ्रू कर लेना एंड एक केस सिनेरियो जो है वो आप गो थ्रू कर लेना एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।